हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सबका वेलकम है इस एमसीक्यू की क्लास में। ये सोशल साइंस क्लास 10th के लिए एमसीक्यू, जो आपको पता ही है आपका कल एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जाते जाते ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। इसमें से आपको एमसीक्यूज़ आने के बहुत चांसेस है। जो भी मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर लिए हैं मैंने बहुत सारे। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके ये मैंने क्वेश्चन जो वो निकाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सारे इसको जो है ना वो देख लें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको जो वो डिटेल में देखें। तो इसको स्पीड इसकी जो है ना, स्पीड इसकी बढ़ाकर जो आप देख सकते हैं इसको। अगर आपको आते हैं तो वेल डन, नहीं आते तो आप आते हैं तो रिवाइज़ हो जाएगी, नहीं आते हैं तो आप इसको देख लें, मैं आंसर भी साथ में बता दूँगा। पहले आप क्या करें, जब मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ ना, बताने से पहले आप क्या करें, वीडियो को ऐसे पॉज़ करें। पॉज़ करने के बाद आप खुद देखें वो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, और उन सब का जो आंसर है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके 40 क्वेश्चन से ये 40 क्वेश्चन में से आपके कितने सही थे, ठीक है। अपना स्कोर भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो पूछा गया है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यानी जर्मनी जो जब यूनिफाइड हो गया था तो उसको उसका आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है, यानी किसमें उसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था। नेपोलियन ने? नहीं। मैजीनी? नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिस्मार्क। क्या, कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन डी बिस्मार्क। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी का मीनिंग पूछा गया कि क्या है। पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल। दूसरा है सोसाइटी विद कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा अगर हम देखें तो एन आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड। और फोर्थ देखें तो ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आपको पता है यूटोपियन विजन था, आपने पढ़ा था यूटोपियन सोसाइटी या यूटोपियन विजन किसे कहते हैं, कि वो ऐसा विजन, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम अचीव ना कर पाए, मतलब क्या हो, आइडियल हो, ठीक है। तो आइडियलिस्ट जो सोसाइटी थी उसको बोला गया है यूटोपियन सोसाइटी। नेक्स्ट है 3 wars अवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस कंक्लूडेड विद। यानी 7 years से जो वार चल रही थी इन सारी कंट्रीज़ के बीच में, ये स्टेट्स जो थी, छोटी छोटी स्टेट्स, इनके बीच में जो वार चल रही थी, तो ये जो है इनके बीच में जब ये वार चली तो ये कंक्लूड हुई जब, तो किसकी विक्ट्री हुई थी इसमें, क्या डैनिश की हुई थी, जर्मन की हुई थी, फ्रेंच की हुई थी, या प्रशियन की हुई थी। समझे, कौन जीते थे इसमें, तो डेफिनेटली प्रशियन की जो विक्ट्री हुई थी, इनकी हुई थी, प्रशियन की। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप ही देखते जाएं वीडियो को पास करके, और अपना जो है ना अपना स्कोर जो वो ज़रूर बताना। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 1813 में कौन सी वार हुई थी। 1813 में कौन सी वार हुई थी। वाटरलू? नहीं, वाटरलू तो नहीं हुई थी। वाटरलू तो नहीं हुई थी। वाटरलू कब हुई थी, ये तो 1815 में हुई थी वाटरलू। नेपोलियंस डिफीट आपको पता ही है। इसका ऑप्शन जो होगा बेस्टाइल। नहीं, बेस्टाइल भी नहीं हुई थी। बेस्टाइल कब हुई थी, ये तो 1789 में, 1789 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लिप्जिग, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अच्छा, आपको पता है इस वाटर बैटल जो है ना, बैटल कौन सी बैटल, लिप्जिग जो है बैटल है, इसको बैटल ऑफ नेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैटल, लिख लेना, बैटल ऑफ नेशन। कहीं हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि बैटल ऑफ नेशन किस बैटल को बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बैटल ऑफ नेशन। समझ आई। नेक्स्ट जो है वो है नेपोलियनिक वार वाज बिगेन इन विच ईयर। किस ईयर में जो है नेपोलियनिक वार जो वो स्टार्ट हो गया था। देखो अगर इसमें देखिए 79, 1796, 1797, 1798। देखो इसमें एक्चुअल में अगर हम देखें तो नेपोलियनिक वार का तो ये है, नेपोलियन वार जो था वो 1803 में बिगेन हुआ था, 1803 में। लेकिन आप इसके अप्रोप्रिएट आंसर जो वो देख सकते हैं 1898, क्योंकि 1803 ने तो 1798 होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट बाय नेपोलियन। नेपोलियन के जो स्टेट कन्फेडरेशन थी उसमें कितनी स्टेट आती थी, ये पूछा गया आपको। जो नेपोलियन की जो स्टेट थी ना, उसमें नेपोलियन कन्फेडरेशन में कितनी स्टेट आती थी, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट उसके अंदर कितनी थी, तो आपको पता है कितनी थी, 35, 38, 37 या नहीं। ऑप्शन बी जो वो राइट आंसर, 39 स्टेट थी। कितनी स्टेट थी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो वो क्या है, हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स एमरजेंट हैड टू पास फ्राम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स। हाँ, वो उनमें जो ट्रेड हो रहा था, उन ट्रेड में जो बताया गया कि कस्टम बैरियर्स कितने थे, मतलब कितने कस्टम बैरियर्स जो है वहाँ पर थे। ऑप्शन 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, यानी 11 जो वो क्या थे, कस्टम बैरियर थे। पता है कितने परसेंट उनको जो वो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ती थी मर्चेंट को, 5%। आपने पढ़ा है ना इसमें, 5% जो वो कस्टम
जो है ना कस्टम ड्यूटीज़ उनको क्या करना पड़ता था, यानी टैक्स उनको जो पे करना पड़ता था। ये कस्टम क्या होता है, ट्रेड में जो होता है ना, मर्चेंट जो होते हैं या ट्रेडर जो होते हैं उनको जो है ना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। उसको बोला गया क्या, कस्टम ड्यूटीज़ जो भी उनको देनी पड़ती थी। तो कितने बैरियर थे, 11 बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, कस्टम यूनियन ऑफ 1834 रिड्यूसिंग नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 32। अब आपको पता है कि करेंसी जो है ना वो रिड्यूस कर दी थी, 30 नंबर ऑफ करेंसी से कितने नंबर कर दी थी, तो 1, 2, 3 और 4, ये बताना आपको। तो आपको पता है ये एक्चुअल में जोल्वेरियन जो था ना, इसमें ये बोला गया था कि जो फ्री ट्रेड होना चाहिए जर्मन स्टेट के अंदर, क्या होना चाहिए, जर्मन स्टेट जितनी भी थी उनमें फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो इन्होंने 30 करेंसी से हटा कर जो वो कितना रख दिया था, 2, 30 से 2 पे आ गए थे। तो इसका आंसर जो है वो बी है। आपने क्या किया था वो भी बताना। विच बैटल वाज फाउट 1815 में कौन सी बैटल हुई थी। तो अभी तो ऊपर भी मैं बता के आ गया हूँ आपको, तो आपको याद होगा। देखो कौन सी थी, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू जो है बैटल वो हुई थी कब, 1815 में। गिज़प मैज़िनी वाज बॉर्न इन 1807 एट, गिज़प मैज़िनी का बोला गया है ये कहाँ पर जो वो पैदा हुआ था, गिज़प मैज़िनी कहाँ पर पैदा हुआ था। तो ऑप्शन है फ्रांस, पेरिस, जिनोवा। ये बी नहीं है यार, बी नहीं है, ए है इधर, जिनोवा है, जिनोवा। बी को हटा दो, यू की जगह ए है, जिनोवा। उसके बाद इटली, कहाँ पर पैदा हुआ था। बहुत सारे जो है ना आप इसको टिक करोगे इटली को, ये क्या लिखा है, एट। अगर देखेंगे तो सिटी का पूछा गया, तो पार्टिकुलर क्या, जिनोवा। जिनोवा एक्चुअल में है कहाँ पर है, तो ये इटली के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इटली में है जिनोवा। तो ये इटली, अगर कंट्री का पूछा होता, इन लिखा होता तो फिर आप इटली लिख सकते थे, इन। तो क्योंकि ये सिटी का पूछा, जिनोवा का पूछा, तो जिनोवा आप टिक करें, क्योंकि है ये भी इटली में ही आता है, तो सिटी का पूछा गया था। उसके बाद अगर बात करें हम, अब है इंडियन नेशनल जो है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका उसमें से क्वेश्चन है, सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का था, वहाँ पर जो सत्याग्रह जो गांधी जी लीड कर रहे थे वो क्यों, किसको सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट प्लांटेशन वर्क, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, टू सपोर्ट द मिल वर्कर टू फुलफिल देयर डिमांड, टू डिमांड लोन्स फॉर फार्मर्स। नहीं, देखो ये टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, हाँ क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था, कहाँ पर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो उधर से जो है ना उनको रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे और क्रॉप फेलियर हो गया था, तो वो उनका साथ देने के लिए गांधी जी ने जो है ये सत्याग्रह जो वो खेड़ा में चलाया था। ये जो है ना मिल इंडस्ट्री जो है ना, ये अहमदाबाद का, कहाँ का है, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो आपने पढ़ा है ना, अहमदाबाद, उसका है। साइमन कमीशन वाज अपोज बाय इंडियंस। इंडियंस ने साइमन कमीशन को अपोज क्यों किया था, क्या पूछा गया है, इंडियंस ने साइमन कमीशन को क्यों अपोज किया था। तो अगर हम देखें साइमन कमीशन को क्यों अपोज किया था, तो क्योंकि उसमें सारे जितने भी मेंबर थे वो कितने थे, कौन से थे, ब्रिटिशर थे, इंडियन कोई भी नहीं था। तो पहला ही आंसर है, पढ़ना ही नहीं है। दूसरा, इट वाज फार्म्ड इन ब्रिटेन, नहीं, मुस्लिम लीग ना, ये जो है ये क्यों, क्योंकि उसमें सारे ब्रिटिशर थे। मेन पर्पज़ ऑफ इम्पोजिंग राउलट एक्ट, जो राउलट एक्ट जो लाया गया था उसका मेन जो है ना, मेन उसका पर्पज़ क्या था, राउलट एक्ट, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा है। ये भी आ सकता है, बीच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट किसको कहा गया है, टू रिस्ट्रिक्ट इंडियन फ्रॉम क्वालिफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ना सिविल सर्विस को बोला क्या, नहीं ऐसा नहीं था। टू डिनाई इंडियंस द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ऐसा भी नहीं था। टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेज ऑन इंडियंस, नहीं ये था। टू अथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन, हाँ, विदाउट ट्रायल, हाँ, टू कन्विक्शन कोर्ट ऑफ लॉ, यस, ये बोला गया था कि कोई भी अगर आपको ऐसा मिला है कोई पर्सन, उसको आप बिना किसी ट्रायल के आप उसको जेल में डाल सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन डी है। ओध किसान सभा वाज सेटअप भाई, यानी ओध किसान सभा जो वो किसने सेटअप की थी, किसने एस्टेब्लिश की थी, अलूरी सीताराम राजू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। बताइए कौन सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इन्होंने जो ओध किसान सभा जो है एस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट है जी, स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाई। स्वराज पार्टी को किसने फॉर्म किया था, किसने बनाई थी स्वराज पार्टी। अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट जो है वो 16, क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ आपको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप सभी मुझे बताना, डेट बताना कब हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, ठीक है, सारी जो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा हिंट भी दे देता हूँ, 1913 के अप्रोक्सीमेटली
और 1935 के बीच में, 30 to 35 के बीच में। तो अब मुझे बता देना फर्स्ट कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई थी, ठीक है। तो इसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट में जो है वो गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कौन ऐसा बंदा है जिसने तीनों ही जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। क्यों? ये डिप्रेस्ड क्लास जो थी ना उनको लीड कर रहे थे, डिप्रेस्ड क्लास जो थी उनको लीड कर रहे थे। तो इन्होंने 3 ही जो है वो जो भी कॉन्फ्रेंस थी उनमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। नेक्स्ट जो है वो है नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन होता था ना, किस सेशन में जो इसको अडॉप्ट किया गया था? पहले तो डेट बताओ आप, डेट पूछी जा सकती है। तो 1920 में किया था, और 1920 में कौन सा सेशन हुआ था? नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन में जो उसको क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। पूर्ण स्वराज आपको पता है? पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कब की गई थी? देखो पहले मैं आपको बोल रहा था, पहले वो बात कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे। ये पूर्ण स्वराज जो थी फर्स्ट टाइम इसकी डिमांड की गई, अडॉप्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में? आपको पता है कब हुई थी ये डिमांड? तो 1929 में जो है इसकी जो आवाज़ उठाई गई थी कहाँ? लाहौर सेशन में, ठीक है। लाहौर सेशन में यहाँ पर ही रावी रिवर के बैंक्स पे क्या किया गया था? इंडियन फ्लैग को क्या किया गया था? लहराया गया था, ठीक है, 1929 लाहौर सेशन। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग फोर एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वार का पूछा गया है कौन से ग्रुप जो वो एक्सिस पावर में थे? एक था एलाइड फोर्सेस, एलाइड पावर, ठीक है, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। इनके ये पूछा गया कि एलाइड पावर का नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया एक्सिस पावर। तो कौन थे इसमें? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ऑप्शन बी, या फ्रांस, जापान, इटली, या जापान, जर्मनी, टर्की ना। इसका ऑप्शन ए है, जर्मनी, इटली एंड जापान, वर्ल्ड वार सेकंड में। अच्छा, आप पूछोगे एलाइड में कौन कौन थे? मतलब ये तो थे, ये किस में थे? सेकंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर में थे। अगर इसका हम देखें एलाइड में कौन कौन थे? एलाइड में अगर हम देखें तो यूके, उसके बाद अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना। कौन कौन थे? यूके, यूएस, सोवियत यूनियन, और उसके बाद उसके अलावा और कौन थे? चाइना ऐसे लिख दिया मैंने, CH, चाइना थे एलाइड में, और एक्सिस पावर में ये 3 थे। समझ आ रही है ना आपको? हाँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं 19 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? 1820 में इंडिया वाज द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर क्या होता है? मतलब वो कौन सी चीज़ को जो वो क्या कर रहा था? एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट होता है जब हम बाहर किसी के साथ ट्रेड करते हैं, जब कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो इम्पोर्ट कहते हैं उसको। तो उस वक्त हम देखें ना तो शुगर, ना वीट, ना ही काटन, तो इसका आएगा आंसर ओपियम। एक्चुअल में यूरोपियन ने जो है ये ओपियम का ट्रेड करना किसके साथ शुरू किया था? चाइना के साथ, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट MNCs एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, MNCs जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो वो कब एस्टेब्लिश किया गया था? MNCs। अच्छा, आप एक इसकी फुल फॉर्म में बताएं क्या थी फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म में बताएं, फुल फॉर्म क्या थी इसकी? शाबाश। इसकी फुल फॉर्म अगर इसका पहला तो आंसर इसका 1920 हो गया। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है मेनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मेनी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। लिखा नहीं जा रहा है स्क्रीन पे थोड़ा, ठीक है, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लें। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग चाइनीज सिटी बिकेम हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। जो न्यू प्रिंट कल्चर था ना उसका अगर देखें तो कौन सी सिटी थी चाइना की जो उसका हब बन गया था? क्या वुहान, बीजिंग, शंघाई या टोक्यो? पहली बात तो टोक्यो इसकी है ही नहीं सिटी, ये कहाँ की है? जापान की। बच की 3, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या इतनी समझ आई आपको? नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब लाया गया? मतलब किसने लाया? कब का नहीं बोला गया, चलो कब का भी आंसर दे देता हूँ मैं आपको। किसने लाया? क्या वो चाइनीज़ ने लाया, पार्टिगूज ने लाया, इंग्लिश ने लाया, या डेनिश ने लाया? डेनिश जो आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टिगूज, यानी पुर्तगाल से जो लोग आए थे उन्होंने। कब आया था भाई, कब लाया था प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में? तो 1550 में लाया था, ठीक है। कौन लोग थे ये? पुर्तगाल जो भी थे, पुर्तगाल से आए थे पार्टिगूज, उन्होंने लाया था। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अपना स्कोर जरूर बताएं। अब जी सदर रियासत वाज इलेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द टर्म ऑफ। अच्छा, टेन्योर पूछा गया है सदर रियासत का। एक्चुअल में सदर रियासत जो आज हमारा जो गवर्नर की पोस्ट होती है ना, गवर्नर की, तो यहाँ पहले क्या होते थे? कौन होते थे यहाँ पर? सदर रियासत होते थे, और सदर रियासत गवर्नर की पोस्ट को कहा जाता था। लेकिन 1965 में क्या हुआ? 1965 में इसका जो है ना नाम चेंज करके गवर्नर रख दिया, जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होता था
आज तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है क्योंकि यूटी है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया था, गवर्नर की सदरी रियासत की जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले इनको इलेक्ट किया जाता था। कौन इलेक्ट करता था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती थी ना हमारी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की, वो। लेकिन बाद में जब गवर्नर बनने लगे तो उनको डायरेक्ट इलेक्ट कौन करते थे? प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते थे, जो असेंबली होती थी असेंबली उसको इलेक्ट करती थी। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे वो उनको नॉमिनेट करते थे, अपॉइंट करते थे। लेकिन आज जो गवर्नर था उसके बाद जो स्टेट में जो गवर्नर होता था उसको कौन अपॉइंट करते थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद अपॉइंट करते थे। उसके बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनकी टेन्योर का पूछा गया तो 5 ईयर। उसके बाद व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर टू मेक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब ऑर्डर इशू किया था जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए? तो देखो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल कब हुआ था? आर्टिकल को एब्रोगेट कब किया गया था? 5 अगस्त। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। तो इसका कुछ याद रख लेना, 5 अगस्त को जो है ये सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुई थी बिल, और फिर अगर हम देखें तो 6 अगस्त को जो है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई, या मेरे कहने को पास भी हो गई थी, ठीक है। तो पास भी हो गई थी लोकसभा से। उसके बाद अगर हम देखें तो 9 अगस्त को क्या हुआ था? प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था, प्रेसिडेंट का असेंट मिला था, यानी अब ये फाइनली जो है ये बिल जो वो पास हो चुके थे पार्लियामेंट से। तो ये दोनों हाउस ने पहले पास कर दिया था, फिर प्रेसिडेंट ने जो इसको असेंट भी दे दिया था। समझ आ गई ना? हाँ। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज हाई पॉपुलेशन? जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर कौन से जो है वो फार्मिंग की जाती है? क्या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन? तो इसमें अगर हम देखें तो देखो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? सब्सिस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बस उतना ही आप प्रोड्यूस कर पाएँ जितना आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, बस जितना आपको ज़रूरत है उतनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रिमिटिव में क्या होता था? इसमें हम जितने भी ना टेक्निक्स, ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ करते थे। समझ आ गई? यहाँ पर कोई भी जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे। प्लो का यूज़ करते थे, डिगिंग स्टिक का यूज़ करते थे। लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉप का क्या हुआ है? जैसे मान के चलो यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 10 पीपल यहाँ पर रह रहे हैं, और ये रह रहे हैं जी कब? 1990 की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2020 में यहाँ पर कितने हो गए? 2020 में यहाँ पर कितने हो गए? 100। अब जितने लोग यहाँ से कमा के खा रहे थे क्या उतने यहाँ पर भी खा रहे हैं अब? 100 इतनी 100 आदमी जो है वो इतनी जगह से जो है इतनी लैंड एरिया पे वो प्रोडक्शन करके खा लेंगे, कमा के खा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉप, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? इसमें क्या यूज़ करते हैं वो? हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर? आयरन ओर कौन सी है इसमें से? तो ये तो देखते ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है, मैग्नेटाइट। उसके बाद ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम या मिजोरम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। आपको पता है मिजोरम, मिजोरम बोल रहा हूँ, आसाम बोल रहा हूँ, ठीक, सी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मिजोरम, क्या हो गया? आसाम है इसका ऑप्शन। क्या है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दैट इज आसाम। आपको पता है आसाम की एक सिटी है, उसको क्या बोला जाता है? ऑयल सिटी ऑफ आसाम। क्या बोला जाता है? ऑयल सिटी ऑफ आसाम। उस सिटी का नाम क्या है? दिग्बोई। क्या नाम है? दिग्बोई। इसको बोला जाता है ऑयल सिटी ऑफ आसाम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं इसमें? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस या बायोगैस? नॉन कन्वेंशनल। देखो आपको सबको डाउट होता है ना, जब नॉन कन्वेंशनल आ जाए तो इसका मतलब होता है रिन्यूएबल। क्या होता है? रिन्यूएबल। और जो नॉन रिन्यूएबल होती है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल। तो इसमें अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, बायोगैस भी, लेकिन नेचुरल गैस है। क्यों नेचुरल गैस क्यों नहीं? क्योंकि नेचुरल गैस किस में आता है? फॉसिल फ्यूल में आता है। किस में आता है? फॉसिल फ्यूल में आता है, तभी हम इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद अगर हम देखें एनटीपीसी इज एन एब्रीविएशन ऑफ, इसकी एब्रीविएशन क्या है? अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है इसका? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका ऑप्शन सी सही है, एब्रीविएशन भी पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट्स इन सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
अच्छा, ये आपको मैप बेस आ गया, मैप बेस क्वेश्चन आ गया जी। अब बताओ, इन पोर्ट का आपने बताना है, सीक्वेंस में बताना है, लेकिन बताना कैसे है? नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है और यहाँ नॉर्थ टू साउथ में इनकी सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले अगर हम देखें तो अब इसमें 2 आएगा, पहले कांडला, कांडला पोर्ट आएगा। कौन सा पोर्ट आएगा? कांडला पोर्ट आएगा। कांडला पोर्ट के बाद अगर हम देखें तो कौन सा आ जाएगा फिर? कांडला पोर्ट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा मुंबई, यहाँ पर मुंबई पोर्ट आ जाएगा। कहाँ पर है? हाँ, 1, 2 और 1 दोनों से निकल जाएगा आपसे, क्योंकि 2 और 1 एक ही में मिल रहा है, तो 2 और 1 आ जाएगा। और उसके बाद 4 और 3 देख लें, फिर आ जाएगा मारमागांव पोर्ट और उसके बाद कोची पोर्ट। कौन सा कोर्ट? पोर्ट कोर्ट बोल रहा हूँ, कोची। यहाँ पर कभी कभी ये COCHI भी लिखा होता है, तो कन्फ्यूज मत होना, कोचिन लिखा होता है, कोचिन में है ये कोची पोर्ट जो है ये यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन, जो कौन सा हो गया? बी। उसके बाद अगर हम देखें तो कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बताओ जी बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ये आपने बोलना है, लिखना है। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रुसल, ठीक है। ब्रुसल जो है वो इसकी क्या है? कैपिटल है। श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? श्रीलंका की कैपिटल जो है वो है श्री जयावर्धनपुरा, श्री जयावर्धनपुरा, ठीक है, लिखा नहीं जाएगा, श्री जयावर्धनपुरा, ठीक है, WARDH यानी वर्धनपुरा। सुन रहे हो ना? तो लिख लेना आप प्लीज़। उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है इसका बताया कि कौन पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? वुमेन डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेयर बोथ मेन एंड वुमेन हैव इक्वल स्टेटस, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेल डोमिनेंट। अगर वुमेन डोमिनेंट होती है तो क्या बोलते हैं उसको? मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल की जगह क्या बोलते हैं? मैट्रियार्कल। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज़ को प्रोहिबिट करती है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे इक्वालिटी को, प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को, या किसको मना करता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है किस चीज़ को जो प्रोहिबिट करता है? तो डिस्क्रिमिनेशन को, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? ये बोला गया कब इसको जो इसकी फॉर्मेशन की गई है? इसकी फॉर्मेशन की गई ऑप्शन बी 1920 में। वैसे ही आपको पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट या ये कब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1885 में, 1885 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि किसने इसकी फॉर्मेशन की थी, किसने जो है इसको फाउंड किया था, किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ये तो पहले मैं आपको ऊपर बता के आ गया था। अच्छा नहीं बताया था मैंने, अच्छा वो ये नहीं बताया था कि कब जो है वो केम इनटू इफेक्ट जो है वो कब जो इम्प्लीमेंट कब हो गया था। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, देखो 15 अगस्त नहीं, आप बहुत सारे इसको करके आओगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। 9 अगस्त को नहीं, इस दिन तो असेंट मिल गया था, लेकिन एनेक्ट कब हुआ था? 31 दिसंबर 2019 नहीं, इसका ऑप्शन जो होगा वो जो ऑप्शन फर्स्ट 31 अक्टूबर 2019 में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो था, जम्मू एंड कश्मीर दो जो है वो यूटी में क्या हो गया था, इनको डिवाइड कर दिया था। समझ आ गई ना? 2 यूटी में, यहाँ पर लद्दाख और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर अलग कर दिया था। डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इज मुजफ्फराबाद एरिया ऑफ द स्टेट इन द एयर पूछेगी कि कब? मुजफ्फराबाद एक्चुअल में जो है हमारा उड़ी सेक्टर जो होता है, हमारा बारामूला वाली साइड, तो कब हुआ था ये? इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइंट वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट, वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे क्या कहते हैं? क्या सिस्मिक पॉइंट कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, फोकस कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहते? देखो यहाँ से ओरिजिनेट का पूछा गया, तो यहाँ ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी किसमें? फोकस में और एपिसेंटर में। किसमें? एपिसेंटर में। पता क्या होता है? अगर देखो ऐसे मान के चलो, ये अर्थ है, अर्थ, अगर अर्थ के इनसाइड में जो होता है ना, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं फोकस। और अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस जस्ट अबोव फोकस, फोकस के ऊपर जो सरफेस पे होता है ना अर्थ के, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? फोकस। फोकस उस जगह को बोलते हैं वो इनसाइड अर्थ, ये अर्थ है हमारी, अर्थ के इनसाइड जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस के जस्ट अबोव, फोकस के जस्ट अबोव जो है ना प्लेस, जहाँ अर्थ के सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था डायरेक्टली आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ओरिजिनेट यहाँ से होता है इनसाइड द अर्थ, तो उसको फोकस बोलते हैं।
अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताओ कि अर्थक्वेक को मेजर किस में करते हैं? अर्थक्वेक की जो वेव होती हैं उसको किस में मेजर करते हैं? तो याद रखना, आप कंफ्यूज किस में होते हो। एक तो होता है सीस्मोग्राफ, क्या होता है? सीस्मोग्राफ। और एक होता है रिचर स्केल, क्या होता है? रिचर स्केल। क्या आप में से कोई बताएगा मुझे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है? अगर पता है तो वीडियो को पास करो और बताओ, फिर मैं भी बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था क्या कि जो सीस्मोग्राफ होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, वेव को जो वो क्या कर रहे हैं, मेजर करते हैं वेव को। और जो रिचर स्केल है ना, रिचर स्केल में हम उसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कितना मैग्नीट्यूड हुआ है। जैसे 6.5 मैग्नीट्यूड, 7 मैग्नीट्यूड, जो उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं तो वो किस में मेजर करते हैं, रिचर स्केल में, ठीक है। और जब वेव को मेजर करते हैं तो वेव जो देखनी होती है हमें, तो उसमें सीस्मोग्राफ को हम जो वो उसका यूज़ करते हैं। समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे क्या कि MBA की फुल फॉर्म जो वो क्या है, ये एक्चुअल में डिजास्टर मैनेजमेंट से है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है आपको उसमें से MBA का मतलब होता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। क्या होता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। और नेक्स्ट जो आपको पूछा गया आरटीओ की जो है वो फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीओ की जो फुल फॉर्म है उसकी जो फुल फॉर्म है इसकी जो है फुल फॉर्म क्या होती है, रीजनल, यार मैं लिखा नहीं जा रहा यार, प्लीज़ आप नोट कर लेना। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट पे जो होता है ना, हाँ उस डिस्ट्रिक्ट पे जो होता है सारा इसको जो है वो देखता है, उसको क्या बोलते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये थी फुल फॉर्म। कैसी रही वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है, और इंग्लिश के लिए भी अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या उसमें कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, किसी पे राइटिंग स्किल में या ग्रामर में या लिटरेचर में कोई स्टोरी, कोई थीम वगैरह किसी की स्टोरी की, या फिर पोएम्स वगैरह अगर कोई चाहिए, उनके पोइटिक डिवाइसेस जो भी आपको लगता है कि आपको वो ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें। थैंक यू वेरी मच।